नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। देश के बड़े शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल्स यानी घोस्ट शॉपिंग सेंटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 के मुकाबले घोस्ट शॉपिंग सेंटर की संख्या 57 से बढ़कर साल 2023 में 64 हो गई है, जिसके चलते 6,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई शॉपिंग का जो तरीका है वो बदला है या फिर कोई और वजह है। आखिर क्यों शॉपिंग मॉल्स में ये वैकेंसी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं गुलाम जिया साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मोटे तौर पर हम डेटा देख ही रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट की बारीकियां क्या है वो समझाइए। मुख्य वजह क्या है इस बढ़ते हुए घोस्ट मॉल्स की? घोस्ट मॉल पर सीधे फोकस करने से पहले मैं थोड़ा ओवरऑल मॉल्स का जो पर्सपेक्टिव है भारतवर्ष पे वो समझाना चाहूंगा कि कुल मिला के 340 मॉल्स हम देख रहे हैं, जो टॉप की 29-30 सिटीज में, 30 शहरों में आज हम पा रहे हैं। इन 340 मॉल्स में, उन 340 के तकरीबन आधा जो हिस्सा है वो ए ग्रेड मॉल में शामिल होता है। उसी के दूसरे ओर पे जिस सब्जेक्ट पर अब हम आ रहे हैं वो है ऐसे मॉल्स जहां पर ठीक से मेंटेनेंस ना किया गया हो, जहां पर ठीक से लोगों का, डेवलपर का या मॉल मैनेजर्स का फोकस गलत कहीं हो रहा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर गलत हो रहा हो। यूं भी हो सकता है कि आपने मॉल तो बना दिया शहर से दूर, लेकिन वहां पर जो आज से 5 साल पहले मेट्रो तैयार होनी थी वो अब तक नहीं हुई, जिस कारण उस मॉल का फ्यूचर तबाह होता हुआ दिख रहा। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो आंकड़े जो जोड़े गए हैं, और उसके तई ये है कि जो सी ग्रेड मॉल्स हैं, आप तो सिर्फ 54 या 57 या 64 मॉल की बात कर रहे हैं। हमारा कंसर्न, हमारी जो फिक्र है वो उसके अगले 132 मॉल ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी बहुत बढ़ती चली जा रही है वक्त के साथ, और उनमें से कई मॉल शायद अगले साल हम जब इसी चीज पर दोबारा गौर करने बैठे तो उनमें से कई मॉल घोस्ट मॉल के फहरिस्त में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे कंसर्न, उन सारी चीजों को हमने एक ब्यौरा दिया है जो जो इस रिपोर्ट में संजोया गया है। ठीक है, लोगों को नए विकल्प मिल रहे हैं तो उनका आकर्षण नए मॉल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में जो वेकेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो वेकेंट मॉल्स हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए क्या रणनीति बन सकती है? ये आपने जो कुछ समय पहले कुछ नंबर्स की बात की थी, जहां पर हमने तकरीबन 800 मिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा जोड़ा था। इन सारे मॉल्स को अगर हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उन्हें तोड़ के दोबारा बनाया जाए तो ये मॉल, वो वैल्यू वहां पर अटकी पड़ी है। वो केवल 64 मॉल की बात चल रही है। लेकिन अगर उसमें हम वैल्यू ऑफ लैंड भी जोड़ दें, यानी कि जहां जिस जमीन पर वो मॉल आज खड़ा हुआ है उस जमीन की और कोई दूसरी यूज भी नहीं की जा सकती, तो अगर आप उसे भी जोड़ लें तो तकरीबन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो ये जो, अगर आप ऑप्शंस पर गौर करें तो ये चंद एक ऑप्शन है, या तो उनको एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर है उसे किसी बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाए और उसके लिए ऑफिस, और ये भाग्य की बात है कि इस समय ऑफिस मार्केट भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कई लोग हैं जिनको ऑफिस की आवश्यकता है, तो मुमकिन है कि जिस मॉल का हम जिक्र कर रहे हैं उस मॉल के ऊपर किसी और की नजर, किसी ऑफिस ऑक्यूपायर की नजर एज एन ऑफिस स्टॉक भी पड़ सकती है। आपके लिए बहुत आसान है कि उसको अगले चंद महीनों में आप इसे एक ऑफिस बिल्डिंग के तौर पर पेश कर सकते हो। लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो और डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो कम से कम 3-4 साल तो आपका इस सारे प्रोसेस में जाएगा। तो एक 6-7 महीने से लेके 3-4 साल के दरमियान अगर आप चाहो तो इन मॉल का सोल्यूशन निकाल सकते हो। गुलाम सर, शहरों का दायरा बढ़ रहा है, इंफ्रा डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा है, तो जाहिर है कि नए मॉल्स की तरफ फोकस शिफ्ट होना ही है। ऐसे में रिटेल में नई सप्लाई का आंकड़ा क्या कहता है जनवरी से मार्च के बीच? देखिए, हमारा रिटेल डायरेक्टली संबंधित है कंजम्पशन से, हमारी खरीदारी से। हम जो और पिछले चंद सालों में जिस तरह से वेल्थ क्रिएशन हुई है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, उससे खरीदारी भी बढ़ रही है। बस एक ही चीज है कि ई कॉमर्स का जो ग्रोथ है वो ब्रिक एंड मॉर्टर, हम मॉल्स को या शॉपिंग सेंटर्स को ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल कहते हैं, उसका ग्रोथ ई कॉमर्स के ग्रोथ के साथ नहीं चल पा रहा। ई कॉमर्स का ग्रोथ पिछले साल तकरीबन 33% का हुआ है, जबकि ब्रिक एंड मॉर्टर, जिनमें दुकानें भी आ गई, जिनमें मॉल्स भी आ गए, इनमें जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो मुश्किल से 8 या 9% ही हुआ है। जिसका मतलब ये है कि लोगों के लिए आज भी
वो कारण नहीं बन पा रहा है कि अपने घर के आराम से निकल के, अपने घर के कंफर्ट से बाहर निकल के आए, मॉल, दुकानों में, हाई स्ट्रीट्स में, बाजार में आए, अपना वक्त वहां लगाएं और खरीदारी करें। वो चीज अब भी होती हुई नहीं दिख रही है। ओवरऑल रिटेल स्टोरी सॉलिड है। बस बात इसी चीज का इंतजार है कि कंज्यूमर के लिए रिटेलर्स, मॉल ओनर्स, मॉल मैनेजर्स कुछ ऐसे आकर्षण पैदा करें कि लोगों को दोबारा मॉल की तरफ अट्रैक्ट किया जाना शुरू किया जा सके। एक और बात बताइए गुलाम सर, आपने जो राय दी है कि पुराने वेकेंट होते मॉल ऑफिस स्पेस के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, तो इससे ऑफिस सेगमेंट में मजबूत सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन क्या प्राइस में भी गिरावट आ सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा मैंने आपसे बताया कि ऑफिस सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। हिस्टोरिकली बेस्ट एब्जॉर्प्शन इस साल हम देखने जा रहे हैं, और इस सबके लिए अगर कोई एडिशनल सप्लाई आ रही है, जो एक देखिए, मॉल्स में आप ऑब्वियसली सारे एयर कंडीशन मॉल्स हैं, तो कई सारा काम तो हो रखा है, तो आपको ऑफिस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वहां नहीं होनी है। बस ये है कि इस चीज का आइडेंटिफिकेशन सही रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो, ताकि जहां, बिकॉज ऑफिस में वो लोग आएंगे जो काम करने वाले हैं, सारे जो कंपनीज के वर्कर्स हैं वहां आने वाले हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मॉल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतरीन तौर पे कनेक्टेड हो, जो बेहतर रोड कनेक्टिविटीज, मेट्रोज, रेल्स वगैरह से हो, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का अच्छा कनेक्ट हो, ऐसे मॉल्स के लिए स्ट्रेट अवे उनको ऑफिस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, और वो होता हुआ दिख रहा है आगे चल के। यानी मोटे तौर पर फिलहाल खाली पड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहें घोस्ट मॉल्स में 20,000 करोड़ रुपए का माल अटका हुआ है। अगर हम जमीन की भी कॉस्ट मिला लेते हैं तो नए नए मॉल्स में आम ग्राहक को अपनी ओर से खींचने की कोशिश हो रही है, जिसकी बदौलत इन टॉप 8 शहरों में इस तरह के बंद पड़े मॉल्स की संख्या 64 हो गई है। आगे भी बढ़ जाएगी, जिसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि गुलाम सर ने राय दी है कि इसे सकारात्मक रूप से ऑफिस स्पेस में तब्दील किया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते 5 साल में लग्जरी घरों की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एनारॉक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 वर्षों में लग्जरी घरों की बिक्री 3 गुना बढ़कर 7% से 21% पर पहुंच गई है, जो कि वाकई रियल्टी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, वो ये कि अफोर्डेबल घरों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। सस्ते घरों की बिक्री इसी दौरान यानी बीते 5 साल में 37% से घटकर 20% पर आ गई है। क्या कारण है? लग्जरी मार्केट को बूस्टर कहां से मिल रहा है और क्या कारण है सस्ते घरों का बाजार लगातार गोते खा रहा है? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं चिंतन शेठ, सीएमडी हैं शेठ रियल्टी में, और हमारे साथ रवि सिन्हा हैं, सीईओ हैं ट्रैक टू रियल्टी में। तो चिंतन जी, रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चिंतन जी आपके पास आते हैं। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, चारों तरफ लग्जरी सेगमेंट का ही बोलबाला है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर और ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? दीपक जी नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस मंच पे वापस दोबारा बुलाने के लिए और एक अवसर देने के लिए ये सब्जेक्ट पे, आज के रिपोर्ट पे डिस्कशन करने का। तो ये रिपोर्ट जो निकला है उसका फर्स्ट रिएक्शन तो ये है कि ये ट्रेंड अभी दूसरी बार तीसरी बार 2 साल में देख रहे हैं। रिपोर्ट्स ये पहली वाली नहीं है, इसके पहले भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड दिखाई दिया था 1 आध साल पहले, 6 महीने पहले भी। एक रीजन तो वो डेफिनेटली है कि मार्केट्स के कारण ये लग्जरी में इन्वेस्टमेंट हुआ है। दूसरा एक बड़ा रीजन है कि कोविड के बाद सबने देखा, सबने सोचा, सबको समझ में आया कि अपना घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो घर भी ऐसा नहीं कि भाई नाम के लिए अच्छे लोकेशन पे छोटा घर, किसी को घर की साइज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये सब एक साइकोलॉजिकल जो पुश हुआ है कोविड के बाद रियल एस्टेट की तरफ, कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की तरफ, तो नेचुरली अफोर्डेबल को पीछे छोड़ के मिडिल और प्रीमियम सेगमेंट में इसका ऑब्वियसली जोर ज्यादा पड़ा है, उसमें टेलविंड ज्यादा आई है। रवि सर, हमने बीते कई क्वार्टर में देखा, इनफैक्ट बीते 2 साल में लग्जरी सेगमेंट नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है बिक्री के मामले में, लेकिन दूसरी ओर अफोर्डेबल सेगमेंट में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में आपका आकलन क्या कहता है? जो आपका सवाल है कि इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग किधर जा रहा है, आज इंडिया का एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो हाउसिंग मार्केट की में अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाता था, वो हाउसिंग मार्केट से फेज आउट हो गया है। अफोर्डेबल की बिक्री नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर पे हिट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लग्जरी हाउसिंग बढ़ी है, इंडिया का वेज ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। और इसको समझने के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ग्रोथ रुका है, इसका असर रेंटल्स पे पड़ा है।
कल तक मैं जब पैन इंडिया के रेंटल फिगर को देखता था तो 1% से लेकर मैक्सिमम 2.3% का था। आज मिनिमम 2.7% से लेकर 4.7% तक जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपका जो एवरेज होम बायर था, जहां पे मार्केट में डिमांड होनी थी, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डेवलपर्स की एक प्रॉब्लम है कि ये शॉर्ट टर्म देखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें और देखें कि इंडिया के हाउसिंग मार्केट को अगर सर्वाइव करना है तो आपको एफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जहां की आपके पास वॉल्यूम ऑफ बायर्स हैं। हो क्या रहा है कि चूंकि इकोनॉमी के इम्बैलेंस में वैल्यू चेन में लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो सारे डेवलपर्स लग्जरी और सुपर लग्जरी लॉन्च कर रहे हैं। उनका भी एक प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ये भी है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चला गया है, लैंड कॉस्ट ऊपर चला गया है, तो उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग में वैल्यू नहीं दिख रहा है। और यही एक ऐसा डायकोटॉमी है जो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हम जश्न मना लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ही रेपरकेशंस हमारे सामने आएंगे। इंडिया का हाउसिंग मार्केट एक बार फिर स्टैंड स्टिल हो सकता है। चिंतन, आप इंडस्ट्री बॉडी के साथ जुड़े हैं, तो मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए अन्य डेवलपर्स की स्ट्रेटेजी कैसी है? क्या आगे भी लग्जरी पर फोकस बना रहेगा और अफोर्डेबल पर फोकस कम होता दिखेगा? जो रवि जी ने जो बात पहले अभी बताई कि अपने को हम लोगों को अफोर्डेबल की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, वो बात तो मैं एब्सोल्युटली मानता हूँ कि बैलेंस हमेशा मार्केट में रहना चाहिए। बट इसको ऐड करते हुए और आज के डेवलपर मतलब द कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये बताऊंगा कि यस, आज शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये सब जगह देखेंगे तो लग्जरी या बोलो या बड़े अपार्टमेंट्स बोलो, प्रीमियम अपार्टमेंट्स बोलो, उसकी डिमांड ज्यादा है, उसके लिए लोग ज्यादा बाजार में है। बट दैट डज नॉट मीन कि अफोर्डेबल हाउसिंग की मार्केट छोटी हो गई है। वो तो दरिया है, मतलब द बेस इस इतना ज्यादा बड़ा है कि अफोर्डेबल का बेस या डिमांड का भी प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम आया है सप्लाई साइड। दूसरी साइड ये भी देखना चाहिए कि आज के तारीख में जो डेवलपर्स मार्केट में बचे हैं पोस्ट कोविड, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, पोस्ट रेरा, इज अ मच स्मॉलर बेस। एक जमाने में जो बोला करते थे इंडिया में 50,000 डेवलपर है रजिस्टर्ड विद डिफरेंट बॉडीज, आज दैट नंबर इज प्रॉब्ली 25% ऑफ दैट। तो ये भी देखना चाहिए जो सर्वाइव कर रहे हैं आज की बाजार में आर प्लेयर्स हु आर हैविंग a good number, सब नहीं बोलूंगा, बट एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ नंबर हैविंग गुड बैलेंस शीट्स, हैविंग कैश फ्लोज। सो उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि वो लग्जरी डेवलपमेंट करके, प्राइसिंग सस्टेन करके, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के अपना भाव निकाल पाए। दैट इज अनदर रीजन दैट लग्जरी में थोड़ा थोड़ा देयर मोर अट्रैक्शन ऑन दैट साइड। लेकिन चिंतन जी, क्या ये मानना सही नहीं होगा कि लग्जरी में बढ़िया मार्जिन है जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट में नहीं है? बेहतर मार्जिन इसकी एक बड़ी वजह है। हाँ जी, अफोर्डेबल हाउसिंग में मार्जिन जो था, मतलब पहले था मोटा मोटा वही बोलेंगे वही है, या मे बी उससे थोड़ा कम ज्यादा हो गया होगा। पर अफोर्डेबल में प्राइस ग्रोथ उतना नहीं हुआ है जितना से सर्टन लग्जरी बेल्ट में, लग्जरी सेगमेंट में हुआ है। स्पेशली मुंबई मार्केट में काफी हुआ है, दिल्ली एनसीआर में हुआ है, एंड मे बी प्रॉब्ली हैदराबाद, बैंगलोर। सो दिस हैज बीन सीइंग अक्रॉस द बोर्ड कि पोस्ट कोविड डिमांड होने से ग्रोथ हो गया, और एक बार डिमांड बढ़ी तो सप्लाई के सामने उसकी प्राइसिंग भी बढ़ गई। सो दैट वो जो सीसॉ इफेक्ट आगे लेके गया सब। रवि जी, अगर हम नंबर्स की बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच 1,30,000 घर बिके हैं टॉप 7 सिटीज में। लेकिन अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग में 26,500 घर हैं, लग्जरी सेगमेंट में करीब 27,000 घर हैं, जो लगभग सेम है दोनों। लेकिन मिड हाई सेगमेंट में 76,500 घर बिके हैं। तो क्या ये नहीं मानना चाहिए कि अफोर्डेबल घर खरीदने वाले ग्राहक ने अपना फोकस शिफ्ट किया है, वो अपग्रेड हो रहा है, मिड हाउसिंग की तरफ बढ़ रहा है? दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि मुझे बार बार सारे इंडस्ट्री नैरेटिव में यह कहा जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग में मार्जिन्स नहीं है। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा मास हाउसिंग होता है, उसमें यूनिट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर एक डेवलपर अपने ओवरऑल बैलेंस शीट को देखता है तो बात बराबर की आती है। दूसरा, आपका जो सवाल है कि क्या मिड सेगमेंट का बायर अप द वैल्यू चेन चला गया है, मेरा काउंटर सवाल है, क्या इंडिया का वेज ग्रोथ इतना हुआ है कि वो ऊपर जा सकता हो? 1 करोड़ का बजट अगर दिल्ली एनसीआर में कल तक लग्जरी का बजट था, वो बजट 2 करोड़ चला गया है। अफोर्डेबल का बायर 80 लाख रुपए से 1 करोड़ में कल 3 BHK ले रहा था।
आज आप नोएडा मार्केट, जो कि इंडिया के सबसे अफोर्डेबल मार्केट में से एक है, वहां देख लें 80 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हो रहा है। तो डेवलपर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो हमारा लग्जरी का अपटेक हो रहा है। सच्चाई ये है कि अफोर्डेबिलिटी इतनी हिट हुई है कि उस बजट में, ये जो 60 लाख से 1 करोड़ का बजट में कल तक लोग 2 BHK और 3 BHK ले रहे थे, आज वो स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं। और यहीं पर मैं हमेशा कहता हूं कि हमें एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मार्जिन कई बार ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। बिल्कुल रवि सर, आपने बेहतर विश्लेषण किया। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि ट्रेंड फिलहाल लग्जरी घरों पर बना हुआ है, जो आंकड़े के रूप में स्पष्ट भी हो रहा है। लग्जरी बनाने वाले डेवलपर्स ने प्राइम एरिया पर फोकस और बढ़ा दिया है। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बिक्री है उसका गिरता ग्राफ एक चिंता का विषय जरूर है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका रवि जी और चिंतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे आपको दिखाएंगे मुंबई में हाईवे की प्रॉपर्टीज पर डेवलपर्स और ग्राहक दोनों का क्रेज बढ़ रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत के टॉप 8 शहरों में लग्जरी रियल एस्टेट का मार्केट बूम पर है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो प्रॉपटाइगर की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं उनमें 37% का उछाल देखने को मिला है जनवरी से मार्च के बीच। इसके अलावा हम तमाम रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो टॉप 8 सिटीज़ हैं, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, इन शहरों में लग्जरी रियल एस्टेट, लग्जरी घरों की जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में एक नया ट्रेंड मुंबई में देखने को मिल रहा है कि जो हाईवे के आसपास की प्रॉपर्टी है उनमें डिमांड भी ज़्यादा है और डेवलपर का फोकस भी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा आ गया है कि वो हाईवे के आसपास की प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ सौरभ हैं, जिनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं गार्डियंस में। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि प्रॉपटाइगर की एक रिपोर्ट कह रही है कि करीब 1 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जनवरी से मार्च के बीच काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, 37% ग्रोथ देखने को मिला है। गार्डियंस की रिपोर्ट क्या कहती है कि लग्जरी मार्केट किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस प्राइस टिकट साइज़ में किस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है? पैंडेमिक के बाद से आई थिंक ओवरऑल लग्जरी में एक स्प्लर्ज आया है। अगर आप पिछले साल ही देखें तो करीब 3 करोड़ के ऊपर की टिकट साइज़ की बात करूँ, बिकॉज 3 करोड़ में इज़ ट्रू लग्जरी। सो उसके अंदर देखें तो करीब 25% का ग्रोथ हम लोग ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लोगों को बालकनी वाले घर, लोगों को बड़े घर, उसके अंदर थोड़ा सा यूज़ करने का, घर बड़ा लेने का एक ट्रेंड आया था। आई थिंक वो ट्रेंड पैंडेमिक के बाद से अभी तक बंद ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन लग्जरी हाउसिंग। बिल्कुल। इसमें सौरभ, हमने एक चीज़ देखा है कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है मुंबई का, वो काफ़ी अहम और सबसे बिज़ी हाईवे माना जाता था। लेकिन जब से मेट्रो आई है, जब से रेल के फेरे बढ़े हैं, एसी गाड़ियाँ बढ़ी हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, अब कोस्टल रोड का भी काम तेज़ी से चल रहा है, उधर अटल सेतु बढ़ गया है, इस वजह से हमने ट्रैफिक में काफ़ी कुछ कमी देखी है। अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इसी बीच हमने देखा कि कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पोर्शन में लोगों का ROI बहुत अच्छा मिला है पिछले 8-10 सालों में। तो अगर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखूं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कैसा मानते हैं लग्जरी हाउसिंग में? दूसरा, क्या ROI है, रेंटल यील्ड क्या है, उसको एक बार बताइए। मुंबई बहुत टाइम से मेट्रो की वेट कर रहा है। आई थिंक अभी वो वक्त आ चुका है जब मेट्रो लाइन 7A जो हमारा बन रहा है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है। कुछ एक फ़ेज़ खुल भी गया है। जो पहला फ़ेज़ खुला था उसको काफ़ी समय हो गए। उसके बाद से जो अभी नया खुल रहा है, आई थिंक ओवरऑल जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ मुंबई है वो बढ़ने ही वाली है। मुंबई, जैसा आपने एकदम राइट बोला कि यहाँ पे कनेक्टिविटी, जब हम लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी में घर तो आता ही है, बालकनी आती है, एमिनिटीज़ आती है, पर लग्जरी में आपकी कनेक्टिविटी और कितना समय आप ऑफिस जाने में बचाते हैं वो भी आता है। आई थिंक मुंबई का लाइफलाइन हमेशा से रहा है आपका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जितना डेवलपमेंट्स आ रहा है, सारे बड़े बड़े बिल्डर आप देखेंगे, वो गोदरेज हो गया, वो ओबरॉय हो गया,
ओमकार हो गया, लोधा हो गया, जितने भी बड़े हम लोग बात करें सब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एवरीबडी इज़ बुलिश। सो आई थिंक जो कनेक्टिविटी लोगों को मिलती है वो हाईवे पे अप्रिशिएट करती है, वो ट्रेंड देखा गया है ऑल अक्रॉस बॉम्बे। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है, इधर बड़े बड़े मॉल्स हैं, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी बढ़ता जा रहा है, GMLR आने वाला है। सो विद ऑल दोज कमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई थिंक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हर आदमी आज एक बेट लेना चाह रहा है। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हाईवे की प्रॉपर्टी होती है वो दूसरी प्रॉपर्टी के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा एप्रिसिएशन देती है? और अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को सेंट्रल हाईवे से या दूसरे इलाकों से, तो यहाँ पर उनके मुकाबले में एप्रिसिएशन कैसा दिख रहा है आपको? सी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर मैं बात करूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे डेफिनेटली आज बॉम्बे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप देखेंगे, अगर आप चाहे गोरेगांव ले लीजिए, मलाड ले लीजिए, कांदीवली ले लीजिए, बोरीवली ले लीजिए, ये सब एरिया में जो वेस्ट थे, बोरीवली वेस्ट, कांदीवली वेस्ट, वो हमेशा से ज़्यादा रेट कमांड करते थे ईस्ट से। बोरीवली ईस्ट कम रेट में बिकता था, बोरीवली वेस्ट ज़्यादा में बिकता था। अभी वहाँ पे बड़े लैंड पार्सल की कमी है। बड़े लैंड पार्सल सारे आपके हाईवे के नज़दीक जब आ गए, न्यू डेवलपमेंट कमिंग इन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया कनेक्टिविटी, आपका बड़े बड़े लैंड पार्सल के अंदर एमिनिटीज़, सो लोग वेस्ट से ईस्ट में मूव होना शुरू हो गए हैं। वो लाइफस्टाइल की वजह से, वो कम्युनिटी की वजह से जब वो इधर मूव हो रहे हैं, तो इसलिए इसके रेट और डिमांड बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आज भी वेस्ट से ईस्ट आने में आपको आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, वो क्लियरली आप सेव करते हैं जब आप हाईवे पे आते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर हम आउटलुक देखें तो आने वाले 5 साल में, 8 साल में आप क्या ROI देखते हैं यहाँ पे हाईवे की प्रॉपर्टीज़ से? देखिए, ये जो यहाँ का जो मार्केट है वो हर साल 15-20% भी अप्रिशिएट कर रहा है कुछ प्रोजेक्ट में। अभी वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। आप यही प्रोजेक्ट को ले लीजिए, ये प्रोजेक्ट जब हम लोग अभी खड़े ओमकार एल्टामॉन्ट में, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उससे लेकर आज तक आपके 2.5 से 3 गुना प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और अभी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो इससे और 20% ऊपर में हुए हैं। तो आज भी कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो मुझे लग रहा है कि एक साल में उसको 15-20% अप्रिसिएशन मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पे आप जितने कॉरपोरेट, जो हम बोलते हैं आजकल रियल एस्टेट कॉरपोरेट की तरफ जा रहा है, आपके गोदरेज हो गए, ओबरे हो गए, जितने भी बड़े बड़े आपके डेवलपर्स हैं, ओमकार हो गए, ये सब के जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बहुत, जो रेट हमने सुने नहीं थे वो रेट्स में लॉन्च हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जहाँ पे बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी हाईवे जो है इट विल कमांड द मोस्ट प्रीमियम प्राइस गोइंग फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया करेंगे आपसे, आपका हमारे साथ धन्यवाद, जुड़ने के thank लिए, you। हमसे बात करने के लिए। Thank तो जैसा कि हमने देखा कि हाईवे की प्रॉपर्टीज़ में या खासकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की प्रॉपर्टी में एक जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है मुंबई में कि भाव तो अप्रिशिएट हो ही रहे हैं, रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि चाहे इन्वेस्टर हो चाहे डेवलपर हो, दोनों का फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये शायद ज़्यादा अच्छा ROI देती है कंपेयर टू किसी और प्रॉपर्टी के। तो प्रॉपर्टी प्लस में आज इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। अगले शो में हम जुड़ेंगे किसी और खबर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।